हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच जो 10 साल के लिए रक्षा समझौता हुआ है, उसे देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसकी अहमियत वैसी नहीं रह गई जैसी कभी हुआ करती थी। अमेरिका हमेशा से भारत को इसलिए मजबूत करता रहा है ताकि भारत चीन से टकरा सके, चीन को रोके, चीन से आगे निकल सके। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। जब वही अमेरिका खुद चीन के सामने घुटने टेक दे, तो फिर ऐसे समझौते का मतलब क्या रह जाता है? भारत को अब अमेरिका के इशारों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आंख बंद करके अमेरिका की राह पर चलें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गलवान जैसी गलती दोबारा दोहरा दें। चीन से टकराना आसान नहीं है, क्योंकि वो हर मोर्चे पर आगे निकल चुका है, चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो या रणनीति। भारत को किसी भी कीमत पर अमेरिका, चीन या रूस किसी का भी मोहरा नहीं बनना चाहिए। हमें खुद को इनकी तरह एक वैश्विक शक्ति बनाना होगा, और यह तभी संभव है जब हम पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को अपनाएं। यही रास्ता है जो भारत को वास्तविक शक्ति देगा, वही रास्ता जो चीन ने अपनाकर पूरी दुनिया को दिखाया कि कोई भी ताकत मेहनत और आत्मनिर्भरता के आगे टिक नहीं सकती। इस गलतफहमी में मत रहिए कि किसी सुपर पावर या ग्लोबल पावर से दोस्ती करके सफलता थाली में परोसी जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भारत को अपनी जगह खुद बनानी होगी, जैसे चीन ने बनाई है, संघर्ष से, जिद से और अपने दम पर। क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत आपको ताकत नहीं देती, आपको अपनी ताकत कमानी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहा। जो देश कभी पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता था, आज वही देश चीन जैसे विरोधी के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गया है। जो चीन कल तक अमेरिका से डरता था, वही आज उसे धमकाकर अपनी शर्तें मनवा रहा है। ट्रंप का यह रवैया अब किसी ताकतवर नेता का नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का लग रहा है जो डर में जी रहा है और दुनिया को यह संकेत दे रहा है कि अब अमेरिका अपनी ताजपोशी खो चुका है और सुपर पावर का मुकुट अब चीन के सिर पर सजा दिया गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की धमकी दी थी, उन्हें लगा था कि बीजिंग झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। चीन ने ऐसे ऐसे आर्थिक हथौड़े मारे कि ट्रंप खुद घबरा गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, उनके बयानों में बेचैनी उतर आई। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने वही रियायतें दे दी जिनसे बचने के लिए वो दुनिया भर में धमकियां दे रहे थे। अब जो ट्रंप खुद को डील मास्टर कहा करते थे, वही एक मजबूर नेता बन चुके हैं जो चीन की चालों में फंस गए हैं। भारत जैसे देशों पर ट्रंप बेहद सख्त है, क्योंकि भारत ने अभी तक उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब नहीं दिया। अगर भारत भी वही भाषा बोले, वही आर्थिक वार करे, तो ट्रंप की चाल तुरंत ठिकाने लग जाएगी। फर्क बस इतना है कि चीन के पास वो सब है, ताकतवर हथियार, मजबूत सप्लाई चेन और ऐसा व्यापारिक नेटवर्क जिसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, पर चीन ने एक के बाद एक ब्रह्मास्त्र चलाए। उसने अमेरिका को यह एहसास करा दिया कि अगर तुमने ज्यादा दबाव डाला तो तुम्हारी ही अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और यही डर ट्रंप के चेहरों पर आज साफ दिखाई दे रहा है। हालत यह हो गई है कि ट्रंप अब चीन के साथ मिलकर एक नया संगठन G2 बनाने की बात कर रहे हैं, जहां सिर्फ अमेरिका और चीन दुनिया पर राज करेंगे। अगर यह समूह बन गया तो यह भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अमेरिका अब अपने पुराने दोस्तों को भूलकर चीन के साथ गठजोड़ करेगा। लेकिन ट्रंप को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि वो चीन से डरे हुए हैं और अपनी सप्लाई चेन को टूटने नहीं देना चाहते। यानी कि वो सिर्फ अमेरिका की इंटरेस्ट को देख रहे हैं और अमेरिका को फर्स्ट रखना चाहते हैं। भारत को अब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। हमें आने वाले 10 सालों में अपनी ऐसी स्थिति बनानी होगी कि कल को हम भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। क्योंकि ट्रंप जैसे नेता सिर्फ कमजोर देशों पर दबाव डालते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि चीन जैसे देश, जिनके पास आर्थिक और सामरिक दोनों ताकत है, उनके सामने ट्रंप तक झुक जाते हैं। अब सोचिए, जब अमेरिका का ट्रंप चीन से डर सकता है, तो भारत कब तक किसी की छाया में खड़ा रहेगा? बस यही वक्त है जब हमें अपनी ताकत खुद बनानी होगी, वरना दुनिया के खेल में हमें मोहरा बनाया जाता रहेगा। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप और चीन जिस तरह से आपसी गठबंधन बढ़ा रहे हैं, वो भारत के लिए अब एक गहरा संकट बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर आप आने वाले वक्त में तब देखेंगे जब दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल, जिसने भारत में रिकॉर्ड तोड़ आईफोन उत्पादन शुरू किया था, अब धीरे धीरे अपनी चाल बदलने लगेगी। जिस कंपनी ने भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई, वही अब ट्रंप और चीन के गठजोड़ की वजह से भारत की प्रगति को तोड़ने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप और चीन दोनों अपने आर्थिक समझौते की बिसात ऐसे बिछा रहे हैं कि एप्पल जैसी कंपनियां फिर से चीन की ओर झुकने लगे। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह एक बड़ा झटका होगा,
क्योंकि ट्रंप की नीतियों और चीन की चालबाजी ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है कि आने वाले समय में एप्पल भारत में प्रोडक्शन कम करके चीन में अचानक से उत्पादन बढ़ा सकती है। यह भारत के लिए टैरिफ से भी बड़ा झटका साबित होगा। यही वो खतरा है जिससे भारत सरकार को हर पल सतर्क रहना होगा, वरना आत्मनिर्भर भारत का सपना धीरे धीरे किसी और के खेल में बिखर सकता है। ट्रंप के लगातार बदलते रुख को देखकर अब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। कभी एक वादा करते हैं, अगले ही पल पलट जाते हैं। यही कारण है कि भारत के सेना प्रमुख ने भी ट्रंप के इस अस्थिर रवैये पर तीखी टिप्पणी की है, क्योंकि अब यह तय करना मुश्किल है कि ट्रंप कब किसे अपना दुश्मन बना देंगे और कब किसे गले लगा लेंगे। उनके बयान, उनके निर्णय, सब कुछ किसी बेताल चाल की तरह है जो हर पल बदल रही है। इसी वजह से कई डॉक्टर ये दावा कर चुके हैं कि ट्रंप की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, बल्कि वो समय के हिसाब से बार बार उलटफेर कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर करारा वार किया है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है और एक नए अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। उनका कहना है कि ट्रंप की नीतियां अब सिर्फ अपनी फायदे के लिए है और पूरी दुनिया को इनके विरुद्ध जागरूक होना होगा। वीडियो के अंत में आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब अमेरिका में रहने वाले या वहां जाने वाले प्रवासियों को सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि अपनी सबसे निजी जानकारियां देनी होंगी। डीएनए, आइरिस स्कैन, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस प्रिंट और यहां तक कि बिहेवियर पैटर्न तक, यानी इंसान की पहचान अब मशीनों के हवाले कर दी जाएगी। ये नियम ट्रंप प्रशासन के द्वारा लाया जा रहा है, जो हर आने वाले प्रवासी के लिए स्थिति को बेहद कठिन बना देगा। और अगर ये कानून लागू हुआ तो इसे अदालत तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। यही वजह है कि ये अपडेट जानना जरूरी है, क्योंकि इसके असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर पड़ने वाले हैं। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच नई G2 साझेदारी का असली मतलब क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ मिलकर एक ऐसा राजनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला दिया है। ट्रंप ने चीन को बराबरी का दर्जा देते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर दुनिया में स्थायी शांति और सफलता लाएंगे। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, बल्कि संकेत था कि अब अमेरिका चीन को दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार की तरह देखेगा। पहले अमेरिका चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीक के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था, लेकिन अब वो उसी चीन को गले लगा रहा है। इस कदम से भारत, रूस, जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों की भूमिका कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि जब दो सबसे बड़ी शक्तियां साथ आ जाएं तो बाकी देशों का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। इस गठजोड़ को G2 कहा जा रहा है, यानी ग्लोबल डुओ, जो तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया की नीतियां कौन बनाएगा और कौन मानेगा। अब समझते हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग की इस मुलाकात से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि उसमें एक नया भू राजनीतिक संदेश छिपा था। ट्रंप ने जब कहा कि गॉड ब्लेस अमेरिका एंड चाइना, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी बयान दिया कि चीन और अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे मजबूत हैं। उन्होंने मलेशिया में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 10 साल का रक्षा समझौता भी किया, लेकिन इस समझौते की चमक G2 गठबंधन की रोशनी में फीकी पड़ गई। अमेरिकी मीडिया ने साफ कहा कि ट्रंप ने इस बैठक में चीन को ज्यादा रियायतें दी हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। असल में ट्रंप ने उस ट्रेड वॉर की भरपाई की है जो उन्होंने खुद शुरू की थी। अब दुनिया एक नए दो ध्रुवों में बंट गई है, एक तरफ अमेरिका और चीन की जोड़ी और दूसरी तरफ बाकी देश जो अब इस वैश्विक खेल के दर्शक मात्र बनकर रह गए हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जीचल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप ने रूस और चीन के तेल मुद्दे पर अलग रुख क्यों अपनाया। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम दुनिया के लिए हैरान करने वाला रहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान रूसी तेल पर चर्चा ही नहीं की। ये वही ट्रंप है जो भारत पर लगातार आरोप लगा रहे थे कि वो रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। लेकिन जब बारी चीन की आई तो उन्होंने न सिर्फ इस विषय को नजरअंदाज किया, बल्कि यह भी कहा कि हमने इस पर बात ही नहीं की, हम बस ये सोच रहे थे कि कैसे युद्ध खत्म किया जाए। ये बयान साफ दिखाता है कि ट्रंप चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चीन से उन्हें व्यापारिक समझौते की उम्मीद थी। अगर वे बीजिंग पर दबाव डालते तो चीन बदले में कठोर कदम उठा सकता था, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और कूटनीति दोनों पर असर पड़ता। यही वजह रही कि ट्रंप ने रूस पर सख्ती दिखाने के बावजूद चीन को खुली छूट दी, जिससे रूस को तेल से कमाई जारी रखने का रास्ता मिल गया। अब समझते हैं कि ट्रंप की भारत नीति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो जब चीन को राहत दी गई तब ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया और यह तक कह दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदने से इनकार नहीं करेगा तो उसे और अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने ऐसी किसी बातचीत की पुष्टि नहीं की। यह दोहरी नीति बताती है कि ट्रंप चीन से टकराव से बचना चाहते हैं, जबकि भारत पर सख्ती दिखाकर घरेलू राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। यह रुख अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नीति में दोहरा चेहरा उजागर करता है, जिसमें चीन को
को तरजीह दी जा रही है और भारत को दबाव में रखा जा रहा है। यही विरोधाभास अब वैश्विक विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है कि क्या ट्रंप की नीतियां वास्तव में रूस के खिलाफ हैं या केवल भारत जैसे साझेदारों पर अपनी ताकत दिखाने का साधन बन गई हैं। अब समझते हैं कि अमेरिका के फैसले ने कैसे एप्पल के इंडिया प्लान को झटका दिया। तो अमेरिका ने हाल ही में चीन पर लगे फेंटनाइल टैरिफ को आधा कर दिया है, जिसका सीधा असर भारत की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग रणनीति पर पड़ने वाला है। पहले जब चीन से अमेरिका आईफोन भेजता था तो उसे 20% टैक्स देना पड़ता था, जबकि भारत को इस ड्यूटी से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। यही कारण था कि एप्पल ने भारत में तेजी से अपने प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाए और यहां से निर्यात शुरू किया। लेकिन अब ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद यह टैक्स घटकर केवल 10% रह गया है, जिससे भारत का टैक्स लाभ बहुत कम हो गया है। दूसरी ओर भारत में आईफोन बनाना अभी भी 12% महंगा पड़ता है, यानी अब चीन के मुकाबले भारत का कुल फायदा केवल 2% रह गया है। इस वजह से एप्पल के लिए भारत में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करना अब उतना आकर्षक नहीं रह गया है। कंपनी फिर से चीन की तरफ लौटने पर विचार कर सकती है, जहां लागत कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत को क्या कदम उठाने होंगे ताकि एप्पल का भरोसा बना रहे। तो भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो एप्पल को यहां टिके रहने के लिए आर्थिक और कर नीतियों से प्रोत्साहन दे। सरकार को अपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो फिलहाल वित्त वर्ष 26 में खत्म होनी है। इस स्कीम के तहत एप्पल को 4 से 6% तक का इंसेंटिव मिलता है, जो उसकी लागत कम करने में मदद करता है। अगर ये योजना बंद हो गई तो चीन और वियतनाम जैसे देश तुरंत इस मौके को भुना सकते हैं। साथ ही भारत को अपने टैक्स रूल्स में सुधार करना होगा ताकि विदेशी कंपनियों को यहां परमानेंट स्टैब्लिशमेंट टैक्स का दबाव न झेलना पड़े। सरकार अगर इन नीतिगत कदमों को जल्दी उठाती है तो भारत न केवल एप्पल बल्कि बाकी टेक दिग्गजों के लिए भी अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अन्यथा यह सुनहरा अवसर हाथ से निकल सकता है और भारत की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है। चलिए अब जानते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की जंग को लेकर क्या चेतावनी दी। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा में दिया अपना संबोधन केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि आने वाले समय की सुरक्षा चुनौतियों का गहरा संदेश था। उन्होंने कहा कि अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि ये जंग तकनीक, जानकारी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर होगी। यानी आने वाला दौर साइबर हमलों, सैटेलाइट जासूसी और सूचना युद्ध का होगा, जहां झूठी खबरें और अफवाहें हथियार बन जाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया अब इतनी अनिश्चित और जटिल हो चुकी है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भी खुद नहीं जानते कि उनका अगला कदम क्या होगा। इस कथन का मतलब था कि अब वैश्विक राजनीति में स्थिरता खत्म हो चुकी है और हर देश को अपने बचाव के लिए हर दिशा में तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि भारत की सेना न सिर्फ जमीन पर बल्कि आकाश, समुद्र और स्पेस में भी अपनी ताकत बढ़ा रही है, ताकि हर चुनौती का जवाब सटीक और संयमित तरीके से दिया जा सके। आइए अब जानते हैं कि बाबा रामदेव ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों को आतंकवाद क्यों कहा। तो बाबा रामदेव का कहना था कि जो काम पहले बम और बंदूकें करती थीं, आज वही काम टैरिफ और आर्थिक पाबंदियां कर रही हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को टैरिफ टेररिज्म कहा, क्योंकि इससे गरीब और विकासशील देशों पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। जब कोई ताकतवर देश अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल किसी कमजोर देश को झुकाने के लिए करता है तो ये असल में आर्थिक आतंक का ही रूप है। बाबा रामदेव ने कहा कि यह वही तीसरा विश्व युद्ध है जो बिना हथियारों के चल रहा है। अमीर देश अपने स्वार्थ के लिए गरीब देशों की नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की सोच बताया। रामदेव ने कहा कि अमेरिका जैसे देशों की यह सोच पूरी दुनिया को अन्याय और असमानता की तरफ धकेल रही है, जहां कुछ मुट्ठी भर लोग सारी दुनिया की संपत्ति और शक्ति अपने पास रखना चाहते हैं। अब समझते हैं कि स्वदेशी को बाबा रामदेव ने इस युद्ध का जवाब क्यों बताया। तो बाबा रामदेव का मानना है कि इस आर्थिक युद्ध का असली समाधान स्वदेशी में छिपा है। उनका कहना था कि जब हम अपने देश में बने सामानों का उपयोग करेंगे, तब किसी विदेशी ताकत की नीतियां हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। उन्होंने महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता और समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान की राह है। अगर हर भारतीय अपने देश के उत्पादों को अपनाएगा तो ये न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगा, बल्कि ये विश्व को एक नया संतुलन भी देगा। उन्होंने कहा कि भारत की नीति सदैव भारतीय उपभोक्ताओं के हितों पर आधारित रही है। चाहे अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ क्यों ना लगाया हो, भारत ने अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता दिखाई है। यही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और यही उस आर्थिक आतंक के विरुद्ध सबसे बड़ी क्रांति है। अब समझते हैं कि ट्रंप का डीएनए मिशन आखिर है क्या और इसका असर किस तरह से पड़ेगा। तो ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जिसने अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में भूचाल ला दिया है। अब हर प्रवासी जो अमेरिका में प्रवेश करेगा या वहां इमिग्रेशन के लिए आवेदन करेगा, उससे सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि डीएनए, आइरिस स्कैन, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस प्रिंट और बिहेवियरल पैटर्न जैसी सभी बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि व्यक्ति बच्चा है, बूढ़ा है या युवा, हर किसी का डीएनए सैंपल सरकार के पास होगा। पहले यह प्रक्रिया सिर्फ तब होती थी जब किसी का पारिवारिक रिश्ता प्रमाणित नहीं हो पाता था या वो किसी आपराधिक जांच के दायरे में होता था।
लेकिन अब यह नियम हर इमिग्रेशन आवेदन पर लागू होगा। यहां तक कि अगर किसी को इमिग्रेशन विभाग की गिरफ्त में लिया जाता है तो वहीं पर डीएनए स्वैब लिया जाएगा और उसकी जानकारी एफबीआई के कोडिस सिस्टम में डाली जाएगी। यानी व्यक्ति का पूरा जेनेटिक डेटा सरकार की फाइलों में स्थायी रूप से मौजूद रहेगा। यह कदम अमेरिका की सुरक्षा के नाम पर निगरानी के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, जहां हर व्यक्ति का शरीर तक सरकारी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि इस प्रस्ताव पर कानूनी और संवैधानिक विवाद क्यों खड़ा हो गया है। तो इस प्रस्ताव ने अमेरिका की कानूनी और संवैधानिक बहस को भड़का दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नागरिकों की निजता और स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि किसी व्यक्ति का डीएनए उसकी निजी पहचान का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। ओबामा प्रशासन ने पहले ही इस तरह के कदम को अव्यावहारिक और असंवैधानिक बताया था, लेकिन ट्रंप इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लागू करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो लाखों प्रवासियों का जेनेटिक डेटा सरकारी सर्वर पर रहेगा, जिसे सुरक्षा एजेंसियां पहचान सत्यापन और जांच के लिए इस्तेमाल करेंगी। पर असल खतरा यह है कि इस डेटा का दुरुपयोग भी हो सकता है। अदालतों में इसे लेकर बड़ी चुनौती आने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि मामला अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, जहां तय होगा कि क्या सरकार को लोगों के जेनेटिक डेटा तक इतना गहरा अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। कुल मिलाकर यह कदम लोकतंत्र बनाम निगरानी की लड़ाई का नया अध्याय बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या अमेरिका पर भरोसा करना भारत के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।